हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि झारखंड पॉलिटेक्निक का जो 2025 में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न सब है, यानी कि एक प्रकार से आपका PYQ भी कवर हो रहा है। और बेसिकली बता दूं कि ये मेरा पार्ट नंबर 6 वाला वीडियो, इससे पहले 5 वीडियो फिजिक्स का डाल चुका हूँ, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और केमिस्ट्री का 7 वीडियो डाल दिया हूँ, तो सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं जितना वीडियो करा रहा हूँ, बस आप लोग इतना कर लोगे तो मेरी गारंटी कि आप लोग अच्छा नंबर लेके आओगे, ये मेरी गारंटी। और यहाँ तक कि तो ये बोल देता हूँ मैं कि मैं जितना क्वेश्चंस कराऊंगा उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। मतलब समझ रहे हो ना। तो अगर जो बच्चा सारे क्वेश्चंस को कर लेगा उसका तो AIR1 फिक्स है, ठीक है ना। जो ऑल ओवर झारखंड में जो रैंक 1 होता है उसका फिक्स हो जाएगा, ये भी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा आपको। तो चलो लग जाओ अभी से, ठीक है। और मैथमेटिक्स का भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते। देखो सबसे पहला जो प्रश्न है आपके पास लेगा कि जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध Rp है। तो आपको समतुल्य प्रतिरोध Rp निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले आपको कराया हुआ है, तो जो बच्चा पढ़ा होगा उसको डायरेक्टली पता होगा कि इसका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नहीं पढ़ा है तो सुन लो। जैसे जो आपके पास समांतर क्रम जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो जो 1/R होता है वो 1 में R1 प्लस का 1 में R2 के बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दो प्रतिरोध इसलिए R1 और R2 ही लेंगे। 3 रहता तो R3 तक भी ले लेते, ठीक है। यहाँ पे बस आपको 1 में R के जगह पे 1/RP लेना है, क्योंकि यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध को RP से दिखाया है। तो बस यहाँ से देख लो R1 R2 को अगर आप लोग यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो ऊपर में बचेगा R2 प्लस R1। अब R2 प्लस R1 लिखो चाहे R1 प्लस R2 लिखो, बात बराबर है। यानी कि 1 में RP का जो वैल्यू निकल गया वो R1 प्लस का R2 बाय में R1 इंटू R2 आपका निकल गया, ठीक है। अब देखो ये तो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा, अगर आप लोग मार भी दोगे तो गलत हो जाएगा बाबू, क्योंकि ये आपका 1 में R यानी कि 1 में RP का वैल्यू है। आपको RP निकालना है तो इसको पलट दो, तो इसको पलटोगे तो इधर भी पलट जाएगा, और पलट जाएगा तो लास्टली आपके पास R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 निकल जाएगा। तो डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा भाई साहब किसके द्वारा निकाली जाती है? तो सबको पता है कि उत्पन्न ऊष्मा H जो निकलेगा वो I² RT से निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 1 वाट विद्युत शक्ति बराबर होता है। सबसे पहली बात, वाट जो होता है वो विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट होता है, यानी कि P का फॉर्मूला होता है VI, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास P का जो यूनिट होता है वो W होता है, और जो V है यहाँ पे बेसिकली विभवांतर है, इसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, जिसको V से ही दिखाते हैं। और यहाँ पे धारा का यूनिट I होता है, जिसको हम लोग धारा का यूनिट एम्पियर होता है, जिसको हम लोग A से दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे 1 वाट बनाना है तो आपको V और A को भी तो 1 लेना पड़ेगा ना, तब ना ये मल्टीप्लाई करके 1 ही होगा। इसलिए आपको 1 वोल्ट और 1 एम्पियर बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास 1 वाट बनेगा। तो 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई है, याद रखिएगा किलोवाट घंटा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर में 1 यूनिट होता है, याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तार का जो प्रतिरोध R होगा वो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती आपका A होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्रेड, टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत उपकरण में ऊष्मीकरण के चालक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब उसका प्रतिरोधकता ज्यादा होता है मिश्र धातु का, इसी कारण से इसको ऐसे बनाया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, लाइक एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। यानी कि मान लो कि कोई एक तार है, इस तार के माध्यम से जो आपके पास धारा है वो आपका मान लो कि इधर आपके पास वेस्ट है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन में ऊपर में नॉर्थ होता है, इधर आपके पास ईस्ट होता है, ठीक है, इधर वेस्ट होता है और इधर आपके पास साउथ होता है, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी कि आपका जो धारा है वो आपका इस तरह से चल रहा है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रहा है, ठीक है। और आपको क्या बोला कि नीचे के बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र कितना है, यानी कि इसके जो नीचे की ओर है, तार के नीचे की ओर, उसमें विद्युत
जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी वो किस डायरेक्शन में होगा आपको बताना है, विद्युत क्षेत्र की आपको दिशा बताना उस पॉइंट में। तो आप लोग देखोगे कि जो आपके पास दाहिना हाथ है उसको अगर आप लोग लेके जाओगे और जब आप लोग अंगुलियों को फेरोगे कि बेसिकली दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, ठीक है, अगर आप लोग अंगूठा को इस तरफ रखोगे तो देखोगे कि चारों अंगुलियां इस प्रकार से जाएगी, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगी और आपका यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न हैं ये सब मैं आपको बोर्ड में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी कमेंट करोगे, जितना जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, उतना जल्दी मैं वो सारा वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, और उसमें मैं फिजिक्स के जितने भी इस टाइप के प्रश्न हैं, जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न हैं जिसमें आपको फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ता है, मैथमेटिक्स का उपयोग करना पड़ेगा, उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड में कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन फेरो वाले धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है, तो वो बेसिकली एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र n गुना बड़ा होता है। ठीक है, तो आपके पास बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परिनालिका के अंदर उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे कि नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। जो चुंबक बनता है उसे कहते हैं। सीधा सीधा समझ लो कि जो चुंबक बनेगा वो किस प्रकार का चुंबक बनेगा, तो वो एक विद्युत चुंबक बनेगा। याद रखना मेरी बात, विद्युत को हटाओगे तो वो चुंबक खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका जिसको हम लोग सोलिनॉइड बोलते हैं के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। याद रखना मेरी बात, ये प्रश्न मैंने बहुत पहले भी आपको कई बार कराया हुआ है। फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है, फ्लेमिंग का यह बात चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो तर्जनी होती है, जो 4 फिंगर है, वो क्या दिखाता है, तो याद रखना जो तर्जनी होता है, जो 4 फिंगर होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। जो अंगूठा होता है वो उत्सर्जित बल को दिखाता है और विद्युत धारा को जो माध्यमिका होता है, जो मिडिल फिंगर होता है, वो दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह उपकरण जो किसी विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। विद्युत जनित्र के कार्य करने वाली बुनियादी घटना कहलाती है। तो बेसिकली जो विद्युत जनित्र कार्य करता है, जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है उसका, वो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक आधे जो आपके पास घूर्णन होता है उसके बाद परिवर्तित होता है। तो जो विद्युत धारा की जो दिशा है वो प्रत्येक आधा घूर्णन के बाद परिवर्तित होता है। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के समीप दिखाया जाता है। यह चुंबक वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा। जैसे मान लो कि एक क्षण चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है आपका, तो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर इस प्रकार से चुंबक क्षेत्र निकलता है। तो चुंबक के सामने जो चुंबक क्षेत्र होता है वो बड़ी सामने सामने होता है, जैसे जैसे दूर जाते जाएगा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से फैलता जाता है। तो जहां पे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होता है, याद रखना मेरी बात, और जहां पे कम होता है वहां पे कम प्रबल होता है। विद्युत धारा ले जाने वाली परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र डैश के समान होता है। तो बेसिकली एक चुंबकीय पट्टी के समान होता है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की है। आपूर्ति के तारों में से एक जो है लाल इंसुलेटेड के साथ है, तो वो क्या कहलाता है। देखो कि घर में जो वायरिंग होता है जनरली हम लोग एक तार लाल का करते हैं, और वो लाल क्या इंडिकेट करता है, तो बेसिकली वो फेज तार को इंडिकेट करता है, जिसको हम लोग जनरली पॉजिटिव तार बोलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो वो फेज तार होता है जिसको हम लोग विद्युत में तार कहते हैं। ये नॉन ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, तो बेसिकली एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा होती है, जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लघु पतन जिसको शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है, भारी मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, उसी को तो हम लोग जनरेटर बोलते हैं ना, जनित विद्युत जनित्र बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा उपकरण है, तो फ्यूज है। जैसे घर में कभी शॉर्ट सर्किट होगा, अचानक वोल्टेज बढ़ेगा, उससे क्या होगा कि फ्यूज जल जाएगा और घर का बिजली चला जाएगा, तो बाकी चीज़ें जलने से बच जाएंगी, घर में आग लगने से बच जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे हादसा हो जाता है, उस सबसे बचाने के लिए घर में फ्यूज लगाना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, तो याद रखना जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में ली जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरब की ओर जा रहा है तो जो विद्युत धारा होगा इसका एकदम 180 डिग्री विपरीत की ओर, यानी कि देखा जाए तो आपके पास ये
पश्चिम की ओर होगा। उत्तर की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर रहा है तो वो दक्षिण की ओर विद्युत धारा की दिशा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा के। तो बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। ये प्रश्न भी मैंने आपको पहले कराया हुआ है, आई थिंक इस टाइप का प्रश्न मैंने जब आकांक्षा का वीडियो लिया था तब मैंने कराया था। उसमें मैंने एक फिजिक्स का फेस वाला वीडियो बनाया था, ठीक है। तो वो वाला वीडियो तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे ऐसे प्रश्न डिस्कस किए हैं जो पॉलिटेक्निक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मिल जाएगा आकांक्षा 40 फिजिक्स न्यूमेरिकल ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो लिंक और नीचे में जो लिंक रहेगा वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और मेरा बात मानो, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो आपके पास कोई आर प्रतिरोध का एक तार है जिसको 5 समान भागों में काट दिया जाता है, ठीक है। तो इस भागों को फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि वो जो काटा आप लोगों ने 5 अलग अलग भागों में और बराबर भागों में, उन 5 भाग को किस क्रम में जोड़ा गया, वापस से पैरेलल में समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R' है, यानी कि जो आपके पास समांतर क्रम जो संयोजन है उससे जो प्रतिरोध निकलेगा उसको अगर आप लोग R' मानोगे तो R/R' का आपको अनुपात निकालना है। यानी कि जो तार का जो आपका प्रतिरोध है उसको आपको, तार को जब 5 भागों ने आपने काट दिया तब जो आपके पास प्रत्येक भाग को जब आप लोगों ने उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया तब जो प्रतिरोध निकला जिसको हम लोग R' मान रहे हैं तो आपको वो निकालना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको R इंटू का 1/में R', R को R तो आपके पास दिया ही हुआ है और आपको R' निकाल के R के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपके पास R/में R' निकालने बोला है। आप लोग R/R' को R इंटू का 1/में R' निकाल सकते हैं, लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1/में R' क्या होता है, यही तो समांतर क्रम का संयोजन होता है ना। 1/में R' इज इक्वल टू 1/में R1 प्लस का 1/में R2 प्लस का 1/में R3 प्लस 1/में R4 प्लस 1/में R5। यहाँ पे हम लोग 5 को प्रतिरोध लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो तार है आपका उसको 5 भागों में बांटा गया। जैसे समझो, जैसे मान लो कि एक तार था, इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर 5 भागों में इस प्रकार से स्प्लिट कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बराबर हुआ नहीं, तो समझ लो बराबर भागों में। तो सबसे पहली बात, आपको 5 भागों में इसको बांटोगे तो प्रत्येक भाग का क्या प्रतिरोध होगा आप लोग मुझे बताओ। टोटल का प्रतिरोध R था, समान 5 भागों में बांटा, यानी कि प्रत्येक एक भाग का प्रतिरोध जो होगा वो R/5 होगा। यानी कि R को 5 भाग में बांट दो तो एक भाग का प्रतिरोध निकल जाएगा। तो ये जो एक भाग का टुकड़ा, इसका प्रतिरोध क्या निकल गया आपके पास, इसका जो प्रतिरोध निकल गया वो R/5 निकल गया, ठीक है। और आपको निकालना है इन 5 प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का जो 1/में R' होगा वो होगा 1/में R1 प्लस का 1/में R2 प्लस का 1/में R3 प्लस का 1/में R4 प्लस 1/में R5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे समझना, अभी जो आपके पास ये जो तार था उसको 5 टुकड़ा में जब आप लोगों ने काटा था तो प्रत्येक टुकड़ा का जो प्रतिरोध निकला था 1/5 निकला था। कितना निकला था, R/5 निकला था, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो R/5 है इसको अब आपको श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है 1/में R' बराबर 1/में R1 प्लस का 1/में R2 प्लस 1/में R3 आपको इसमें पुट करना है। तो इसको आप लोग R1 मानोगे, R1 का भी वैल्यू, ये जो आपके पास तार का जो पहला टुकड़ा इसको R1 मानो, पर तार का जो दूसरा टुकड़ा इसको R2, तीसरा टुकड़ा को R3, चौथे टुकड़ा को R4 और 5वां टुकड़ा जो कि लास्ट टुकड़ा उसको R5 मानो। तो प्रत्येक R1 R2 R3 R4 R5 का प्रतिरोध सेम है जो कि R/5 है, क्योंकि तार जो था, गोटा जो तार था उसको 5 बराबर भागों में बांटा, इसलिए प्रत्येक भाग का प्रतिरोध समान होगा। अब देखो हम लोग R1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो R1 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ R1 के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, R1 के जगह पे आपको यहाँ पे थोड़ा इसको रब कर लेता हूँ मैं, आपको इस R1 के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ जाएगा, R1 के जगह पे आपके पास R/5 लिखना पड़ेगा। R/5 यहाँ पे क्या है, 1/में R/5 है, तो 5 को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 5/R, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा 1/R' वो 5/R निकलेगा प्लस का 5/R निकलेगा प्लस 5/R निकलेगा प्लस 5/, इससे 5 बार आपको लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रत्येक जो 5 टुकड़ा हुआ प्रत्येक टुकड़ा का प्रतिरोध सेम है जो कि कितना है, R/5 है। और इस जब आप लोग जो श्रेणी क्रम का जो समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपके पास 1/में में जो R समतुल्य होता है जो R' होगा 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3 होगा। तो यहाँ पे जो 1/R1 है, R1 का वैल्यू जब रखेंगे हम लोग R/5 तो ये 5 ऊपर जाके
ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा तो 5/r हो जाएगा। तो उसी प्रकार से R2 भी तो 5/r हो जाएगा, R3 भी तो 5/r हो जाएगा। उसी प्रकार से जो आपके पास 1/r4 है वो भी तो आपके पास r/5 हो जाएगा, सॉरी 5/r हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो 1/r' निकल गया वो क्या हो जाएगा, 5/r प्लस का 5/r प्लस का 5/r। तो इस प्रकार से 5 बार लोगे तो इसका जब एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा, 25/r निकल जाएगा, क्योंकि नीचे में सब जगह पे r है तो r एलसीएम आ जाएगा और ऊपर में सब जुड़ जाएगा। तो 25/r यानी कुल मिलाकर 1 में जो आपके पास r' का वैल्यू निकल गया वो 25/r निकल गया। अब देखो आपको निकालना था क्या, r में r', तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिमाग लगाना, देखो r इधर भाग में जाके गुना में हो जाएगा, यानी कि इधर आपके पास 1 में r' था तो r जो इधर गुना में आ जाएगा, यानी कि ऊपर में r आ जाएगा और बराबर में इधर क्या बचेगा, 25 बचेगा। और यही तो हमको निकालना था ना, r/r', जो कि 25 इसका सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर समझने में कठिनाई हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैं वीडियो आपको जल्दी बना के दूंगा। और बाकी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है तो उसको देखोगे तो बहुत आइडिया लग जाएगा, वो आकांक्षा 40 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो का डिस्कशन आपको लिंक मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नाभिक ऊर्जा नहीं है, बाकी लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सभी है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, जो जीवाश्म ईंधन है ये बेसिकली आपके पास देखा जाए तो यहाँ पे देखो समझना मेरा बात, देखो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो या तो क्वेश्चन में गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है क्वेश्चन में पूछता, तब आपका ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है मतलब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो ये कौन वाला हो जाता है, जीवाश्म ईंधन हो जाता है। लेकिन अगर ये पूछता है क्वेश्चन में, जो कि पूछा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर बी, डी और सी तीनों ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जल विद्युत संयंत्र ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।